हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियसली हमने देखा था बार के इंटरव्यू का पार्ट वन। उसमें हमने करा था क्वांटम मैकेनिक्स का कर लिया था, और एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का डिस्कस कर लिया था। तो फिर तो मैंने आपको बताया था कि मैं 2:14 PM पे जैसे मैं एंटर किया तो मैं बाहर आया 4 PM पे। तो मेरा इंटरव्यू चला था 1 आवर 46 मिनट्स। ठीक है, आई थिंक मैंने नहीं सुना मतलब वहाँ पे जब हम आए थे इससे ज़्यादा मतलब किसी का चला था इंटरव्यू। तो इसमें मेरा तो बार्क में सिलेक्शन हो गया मेरा। एंड देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अब हम आपसे कंडेंस मैटर पूछें या एटॉमिक वाला पूछे पार्ट। तो मैंने उनको बोला कि सर एटॉमिक मॉलिक्यूलर भी मतलब पूछ लो। तो फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कंडेंस में से उन्होंने बेसिक बाद में पूछा था, वो भी हम देखेंगे। तो मैं एक मैम थे उसमें से मतलब छः छः जो साइंटिस्ट थे उसमें से एक मतलब मैम थे, और बाकी सर थे 5। तो मैम थे स्पेक्ट्रो वाले, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वाले। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने एल एस कपलिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपने पढ़ा हुआ है? मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसको समझाइए, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक बात पता है कि आपने ना मतलब मैथमेटिकली नहीं समझाना उनको, ना मतलब ज़्यादा ना फिज़िक्स चाहिए आप में से। जो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू में ऑब्ज़र्व किया है, वो आपसे फिज़िक्स जानना चाह रहे हैं। मैथमेटिक्स तो हर कोई वहाँ पे एक्सप्रेशंस मतलब क्रैम करके लिख देगा। पर तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मतलब मैंने कहा मतलब जैसे एक अपने हिसाब से जैसे मैंने वहाँ पे सोचा कि एक ना जैसे न्यूक्लियस ले लिया है। तो मतलब वो सेंटर पे मतलब रेस्ट पे है, अगर हम उसको रेस्ट पे मान लें तो उस पर जैसे मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक मतलब बिग पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे हम देखते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये है न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मूविंग फ्रेम है। तो मूविंग फ्रेम जो होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू रिलेटिविटी। ठीक है, ये एक रिलेटिविस्टिक फॉर्म वो है प्रोसेस कह सकते हैं, जो रिलेटिविस्टिक फिनोमिना है। हाँ, मतलब जो मूविंग फ्रेम है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रेस्ट वाला जो होगा उसको दिखेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, पर मूविंग फ्रेम को वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। और उसका कुछ रिलेशन होता है ऐसा ऐसे करके, आई थिंक शायद वी क्रॉस ई होता है, पता नहीं ई क्रॉस वी होता है, मेरे को अच्छे से अभी याद नहीं है। सी स्क्वेयर आई थिंक ऐसे ऐसे कुछ होता है रिलेशन, मेरे को अब याद नहीं है, देख लेना। तो देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जैसे इस पर जेड ई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा जेड ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर जेड ई, जो भी यहाँ पे आर स्क्वायर है जो नीचे आएगा, एंड देन आर कैप, यहाँ पे आर कैप आएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्यूब हो गया, तो एम से मल्टीप्लाई देन एम से डिवाइड। तो एम, तो यहाँ पे एम और आर, ये जो आर वेक्टर बन जाएगा, और वी एम क्रॉस वी क्रॉस आर जो वो बन जाएगा आर क्रॉस पी। यहाँ पे इनकी जो फॉर्म है ये एल बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में जो शिफ्ट आएगा वो आएगा एक स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू एस ऐसे करके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें से एस आ जाएगा, तो इसमें से ये हमारे पास एल आ गया। तो मतलब ये इससे हम मतलब अब देख सकते हैं, पहले तो ये समझाना है भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड मतलब दिखेगी। तो बाद में यहाँ से आता है एल एस कपलिंग, तो इसको हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो ये मैंने समझाया। तो फिर उन्होंने पूछा भी आपने हाइड्रोजन एटम का ये पढ़ा हुआ है? तो
मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ा हुआ है। तो उसमें कुछ ना स्प्लिटिंग करके कुछ होता है, मतलब जिसमें जे की जो लास्ट में स्प्लिटिंग की वैल्यू आती है वो कुछ ऐसे करके होता है, पता नहीं +-1/2। तो वो जे पे डिपेंड करता है, मतलब जिस लेवल का जे का वैल्यू सेम है वो सेम रहेंगे, ऐसे जैसे एस हाफ ये जैसे 1 का thing, और ये पी हाफ और एस हाफ ये 2 का आई थिंक, और ये P3/2। पर जो इन दोनों में भी ना एक उन्होंने ये मतलब मेरे को डायग्राम भी बनाने के लिए बोला था, तो मैंने ऐसे मतलब इसका ड्रॉ कर दिया था। पर ये जो होंगे ना लेवल पी हाफ और एस हाफ, इन दोनों में भी थोड़ा सा ना शिफ्ट होगा ऐसे, तो मैंने उसको कहा मतलब ये लैम्प शिफ्ट होता है, लैम्प शिफ्ट होता है ये। तो फिर कहते चलो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने ज़ीमैन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है? तो कहते मतलब कितने तरह का होता है? मैंने कहा मैम भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मलस। तो फिर बोले कि चलो इनमें क्या डिफरेंस होता है, वही मैंने बता दिया कि मतलब ये सिंगलेट स्टेट के लिए होता है, तो ये जो सिंगलेट के लिए नहीं होता, अगर कोई भी और स्टेट होगी जैसे ट्रिपलेट हो गया उनके लिए मतलब जैसे ये होता है मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ये मतलब बता दिया। तो मैम ने बोला कि ये जो नॉर्मल ज़ीमैन इफ़ेक्ट है ये सिर्फ सिंगलेट में ही होता है। तो मैंने कहा हाँ यस मैम भी। कहते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करें तो फिर मेरे को मतलब याद आ गया भी। मैंने कहा मैम यस भी पास्ट एंड बैक इफेक्ट होता है। तो पास्ट एंड बैक इफेक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये फिर से मतलब नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब जो इसमें एल मतलब जो एल और एस है इसमें ब्रेक हो जाती है उनकी कपलिंग, मतलब इसमें टोटल मैग्नेटिक इसमें टोटल इसमें भी सिर्फ जैसे एल होता है सिंगलेट, इसमें स्पिन आई थिंक इसमें भी स्पिन, हाँ सिंगलेट ठीक है। तो ज़ीरो जैसे इसमें भी स्पिन ज़ीरो होता है, इसमें सिर्फ एल का पार्ट होता है। इसमें भी जैसे इसमें जैसे जे नहीं होता, इसमें भी एल और एस मतलब इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, इसमें मतलब वो कपल नहीं करते हैं एल एंड एस। तो ये डिपेंड करता है, मतलब उन्होंने ये भी पूछा था किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मतलब जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उनका क्वेश्चन ये था भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हो वो मतलब कितनी ज़्यादा और कम होनी चाहिए। तो मतलब ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इनकी जो कपलिंग होती है एल और एस की वो ब्रेक होनी चाहिए, मतलब उतनी मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा होना चाहिए भी एल और एस ब्रेक हो जाए तो पास में बैक इफेक्ट हमारे पास आ जाए। तो ये था। तो फिर वो बोले कि आपने सिलेक्शन रूल के बारे में सुना हुआ है? तो मैंने बोला कि हाँ जी सिलेक्शन रूल। फिर मैंने ये बताया कि सब कुछ होता है, ये वाला होता है एल कहते हैं उसको मतलब जिसके कारण मतलब एंगुलर मोमेंटम में जो क्वांटाइजेशन आती है, जो एम होता है एम एल होता है उसके कारण मतलब स्पेस क्वांटाइजेशन होता है, इसके कारण जो इसके कारण मैग्नीट्यूड में जो आती है एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में क्वांटाइजेशन आती है, इसके कारण डायरेक्शन में मैग्नेट आती है, इसके कारण डायरेक्शन में क्वांटाइजेशन आती है। तो फिर बोले कि चलो ठीक है अभी ये मतलब कैसे होता है, ये क्यों होता है, उन्होंने ये पूछा मतलब डेल्टा एल +-1। तो इसमें पैरिटी का मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, जैसे साई डैश साई एन डैश एल डैश एम डैश करके। तो इसमें जैसे हम हैमिल्टोनियन ले आए और ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है जैसे ith स्टेट, और ये हमारे पास जो है फाइनल स्टेट है। तो इसमें मतलब इसका इंटेग्रल हमारे पास नॉन ज़ीरो हो तो इसका पैरिटी चेंज होना चाहिए, मतलब इसका जो पैरिटी है और इसका पैरिटी है ये ना लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से आता है, तो इसका पैरिटी वो चेंज होना चाहिए। डेल्टा एल +-1 +-3 +-5 ऐसा करके कुछ होना चाहिए, मतलब इवन में नहीं हो सकता। और ये सब रूल आउट हो जाती है जब हमारे पास होता है ये वाला एम एल इज इक्वल टू 0 +-1।
तो अगर ये होगा तब भी ये होगा, मतलब प्लस माइनस, तो ये वाले सारे रूल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा हमारा स्पेक्ट्रो का पार्ट। एंड देन उन्होंने मेरे से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लाइट जो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक करवाते हैं किसी हमारे पास एक वो है क्रिस्टल लेटाइस है, तो हम उसका इंटरफेरेंस जो डिस्टेंस है बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर मैंने ये बताया उनको भी, मतलब सिंपल सा था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जो ब्रैग्स लॉ हम उसका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न देख लेंगे और उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये निकाल लेंगे थीटा वैल्यू, वो सारा मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया था ये वाला। तो कहते चलो ठीक है। फिर वो कहते हैं हमने ना भी हमने प्रोडक्शन करना है इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का और एक्सरे का। अच्छा, इससे पहले उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और एक्सरे अगर आपके पास है और आपके पास इन तीनों की ना वेवलेंथ आपके पास है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको इसका इन तीनों का एनर्जी फाइंड आउट करना, आप कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि ये जो एक्सरे का हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे एच सी की वैल्यू 1240 EV नोमीटर, ये आई थिंक ये एंगस्ट्रॉम में दिए थे उन्होंने, 1 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो ये हम पुट करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम और इसको हम चेंज कर लेंगे नैनोमीटर में, तो इसकी एनर्जी निकालेंगे। तो फिर एक था न्यूट्रॉन का, हम कैसे निकालेंगे। जो एनर्जी होगा उसका कैसे करेंगे, लैम्डा उसका जो होगा h/mv होगा। ठीक है, तो उसका जो एनर्जी होगा वो होगा न्यूट्रॉन का mc का होल स्क्वायर प्लस p mc स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p c का स्क्वायर, थिंक यही होता है हाँ फॉर्मूला। तो pc यही होता है हाँ। ठीक है, तो इसमें हम जैसे हमारे पास क्या गिवन था, लैम्डा गिवन था। ठीक है, जो तो यहाँ से हम मोमेंटम निकाल लेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे, एनर्जी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऐसे सेम हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का और सेम ही हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे ऐसे। तो एक तो ये हो गया। फिर वो कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और एक्सरे का तीनों का प्रोडक्शन करना है हमें, तो कैसे करेंगे। फिर मैंने एक्सरे के लिए वही डायग्राम जैसे ड्रॉ कर दी, ऐसे करके कुछ होता है। यहाँ पे एक टारगेट जैसे हमने रख लिया और यहाँ पे एक टंगस्टन आ दिया, वो बैटरी वगैरह आप देख लेना। मतलब एक उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था, मतलब इसके लिए अलग से बैटरी लगेगा एक, ऐसे करके कुछ, और इसके लिए और मतलब जो हमने इसके लिए एक और अलग से बैटरी एक और लगेगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने वहाँ पे डायग्राम मतलब ड्रॉ कर दिया था अच्छे से। अब ये मैं आपको थोड़ा सा मतलब हिंट ही दे रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब एक ये क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए का अलग से बैटरी होगा, इसके लिए का अलग से होगा, तो ये तो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे हम कोई भी ये कैथोड हम कह सकते हैं, हमने एक यहाँ पे मेटल लगा रखा है, जैसे हम टंक्स्टन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम एक यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे हम टारगेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोलिब्डेनम यूज़ कर लिया हमने। तो आपसे वो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि इसको मतलब ऐसे क्यों रखा है, मतलब उसका जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो वो हमारे पास ज़्यादा है। तो मैंने ये बताया था इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है। और उन्होंने बोला था भी ये प्रोसेस आप माइक्रोस्कोपिकली भी आप भी हमें समझाइए। भी मतलब ये था भी ब्रैमस्टर-लंग प्रोसेस है जो, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से तो वो ऐसे
मतलब डीसिलेटर कर जाएगा, ठीक है। तो तब वो एक फोटोन छोड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आई थिंक ये भी जो ये वाली शेप है, ये भी इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाए, भी वो ज़्यादा फोटोन एमिट मतलब कर सके, ठीक है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन का भी आ गया, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन हो रही है, और इसमें एक्सरे का भी आ गया, यहाँ से एक्सरे निकल रहा है जो यहाँ पे हम क्वार्ट्स मतलब विंडो यूज़ कर सकते हैं जी, और जहाँ से एक्सरे निकल, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि इसका आप एक्सरे का वो ड्रॉ कीजिए, स्पेक्ट्रम जो होता है। तो मैंने क्या किया था, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया था, ऐसे करके। तो ये एक लैम्डा मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, E इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे जो हमने वोल्टेज जो ली है लैम्डा मिनिमम, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इस रिलेशन में से हम लैम्डा मिनिमम निकाल सकते हैं। सॉरी, ये भी आपको लेबल करना पड़ेगा, ये लैम्डा और ये आई थिंक इंटेंसिटी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था अभी इसमें सिर्फ ये वाला ये मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिसेलरेट ही होगा, कुछ और प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर मेरे को याद आया भी इसको भी नॉकआउट भी कर सकता है, ये जो हमारे पास एटम है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देगा ये। तो फिर ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला यहाँ पे इसको फिल करेगा, तो एक और जिसको हम क्या कहते हैं, ये वाला तो होता है कंटिन्यूस एक्सरे और ये वो होता है करेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो फिर मैंने ऐसे करके मतलब ये मतलब दो ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने बोला मतलब ये क्या है, मतलब ये वाली लाइंस। तो मैंने बोला कि अगर के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ये के अल्फ़ा ले सकते हैं जिसको हम के बीटा ले सकते हैं, ठीक है। के मतलब अगर एम से गिरेगा तो बीटा लाइन, अगर एल से गिरेगा के एल एम, ये शेल्स होते हैं, और ये अल्फ़ा वाला। तो कहते चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने पूछा कि हाँ न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन। तो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन मैंने तो ये बोला था, पता नहीं ये सही आंसर है कि मतलब उसमें भी होता है जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है जैसे यूरेनियम को, तो उसमें मतलब आगे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये भी न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हो सकता है। तो कहते चलो ठीक है, मतलब टाइम का काफ़ी हो चुका था पर फिर भी वो और टाइम बढ़ाना चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कोई भी ऐसा ना एक्सपेरिमेंट बताइए जिससे आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप मेज़र कर सकते हैं एच की वैल्यू। तो मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप ये ध्यान से सुनना, मतलब वो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो कहाँ से कहाँ लेके गए, ये मेरे को उनका अभी मतलब बड़ा सही लगा क्वेश्चन। तो फिर मैंने वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो होता है ऐसे करके, यहाँ से लाइट आ रही है, क्वार्ट्स विंडो है ये, यहाँ पे वो लगा दिया पोटेंशियल वगैरह, यहाँ पे मैट जो भी है मैंने सारा सर्किट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पोलैरिटी एक्सचेंजर लगा दिया सारा, वो आप देख लेना सर्किट इसका जो है। आपको मेन क्वेश्चन बताता हूँ। तो फिर मैंने ये वाला जो इसकी इक्वेशन होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ई वी, थिंक यही होती है। ये वाला होता है थ्रेशोल्ड मेटल का जो हम यूज़ कर रहे हैं मेटल सरफेस का, और ये जो होता है हम लाइट इंसिनेट करवा रहे हैं किसी मेटल सरफेस पे। तो इस से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये ई नीचे चला जाएगा इसके, और इधर v है, और ये वाला हमारे पास है न्यू फ्रीक्वेंसी, और ये वाला इंटरसेप्ट है हमारे पास एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई, ऐसे करके कुछ चीज़, और ये न्यू नॉट है कुछ बन जाएगा। तो मतलब इससे हम इसकी स्लोप से, जो स्लोप है इसकी एच बाई ई, हम स्लोप फाइंड आउट करके हम यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहते हैं चलो ठीक है। अब उनका मेन क्वेश्चन अब आया था, वो कहते हैं कि मैं आपको 4 पॉइंट्स देता हूँ जैसे 1 2 3 4,
मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो आप यहाँ पे ना मतलब प्लॉट कीजिए आप। तो मैंने एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। तो मैं अभी बाकी करने वाला था, तो कहते कि मतलब सारे पॉइंट्स इधर ही आएंगे। तो मैंने ना ऐसे कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और एक ही ना यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके कुछ पूरे मतलब लाइन पे नहीं होंगे। तो कहते कि आपने मतलब मेन क्वेश्चन उनका ये था, कहते आपने इन दो पॉइंट्स वाली ही लाइन क्यों ली है, ये वाली लाइन क्यों नहीं ली आपने, ऐसे करके ऐसे जा रही हो लाइन। मतलब वो कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसी भी दो पॉइंट्स में होती है, आपने ये वाले दो पॉइंट्स क्यों लिए, जहाँ आपने ये वाले ऐसे ऐसे वाले दो पॉइंट्स क्यों लिए। ठीक है। तो मैंने बोला कि पहले तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, कहते कुछ फिटिंग के बारे में सोचिए। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा सर एक मेथड होता है ली स्क्वायर फिटिंग। ठीक है। तो कहते हैं उसमें मतलब क्या लीस्ट क्या होता है, जैसे हमने जैसे उसमें लीस्ट होता है, जैसे जो होते हैं ना एरर्स, जैसे ये वाली लाइंस है, मतलब ये वाली चीज़ है, ये वाला मतलब जो एरर्स है वो मैंने बोला कि ये लिस्ट होना चाहिए। तो कहते चलो ठीक है। फिर उनका मतलब जैसे भी हुआ था, जैसे 1 hour 20 minutes तक जैसे मेरा इंटरव्यू तब हुआ था। फिर वो बोलने लगे लास्ट क्वेश्चन, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही मतलब ये करते करते वो लास्ट 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 क्वेश्चन बोलते रहे और मतलब वो पूछते रहे। फिर उनका आई थिंक फिर उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि मतलब जस्ट एक और लास्ट क्वेश्चन। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि जैसे हमने आपको एक वैल्यू दे दी, y इज़ इक्वल टू कोस थीटा और कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा एंड देन कोस 6 थीटा। तो ये करते 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 कोस 512 थीटा तक ये चला गया। उन्होंने मेरे से ये पूछा, तो वो बोले कि हमें इसको ना कंप्रेस करना है, अभी आप इसको कंप्रेस कीजिए, आप कैसे करोगे। तो फिर पहले तो मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं कुछ एक्सपोनेंशियल के बारे में सोचने लगा था। तो कहते हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, हमें इसको कंप्रेस करना है। आप कुछ हाफ एंगल के बारे में आप सोच सकते हैं। तो भी इन्होंने बोला कि आप कुछ हाफ एंगल के बारे में सोच सकते हैं, तो सोचिए। तो फिर मैंने ये फॉर्मूला एक लिखा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब अभी पहले मैंने ना ये लिखा था, ऐसे जनरली हम लिखते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कैसे लिखा था, 2 cos थीटा। मैंने मतलब ये लिख ही रहा था, कहते नहीं नहीं ये नहीं होता। तो फिर मैंने आगे ऐसे नो लिखा। तो फिर कहते हाँ चल ठीक है। इसका तो फिर क्या हुआ, मैंने ना यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू जैसे ये लिखा उठा ली, sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोस थीटा की वैल्यू पुट की sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा। ठीक है। फिर कोस 2 थीटा की sin 4 थीटा डिवाइड बाई 2 sin 2 थीटा। फिर sin 6 थीटा मतलब 8 थीटा, सॉरी डबल करना है ना हमें, 8 थीटा डिवाइड बाई 2 sin, नीचे इसका हाफ आ जाएगा 4 थीटा। तो ये इसके साथ ऐसे कट हो, इसके साथ कट हो जाएंगे। तो करते 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 ये इसके साथ आगे कट हो जाएंगे। तो इसका जो डबल रहेगा मतलब मैंने मतलब सिर्फ इतना लिखा था। तो वो कहते कि ठीक है आपकी अप्रोच ठीक है, तो आप मतलब ठीक है चले जाइए आप। तो इतना ही मेरा इंटरव्यू था। जैसे मैंने बताया कि 2:14 PM पे मैं एंटर किया और 4 PM पे मैं बाहर आया, 1 hour 46 minute। तो बस जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो लास्ट उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने और कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिए हैं। तो मैंने अब उनको बताया कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, IIT कानपुर हो गया, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में सिलेक्शन हो गया मेरा, और IIT तिरुपति, IIT दिल्ली, इसमें जैसे करके। तो RRI में भी मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे वेटिंग में है। तो कहते चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर अभी मेरा ड्रीम तो जैसे मेरा बाहर का है। तो सब वो हंसने लग गए। तो कहते चलो ठीक है। बस ये था इंटरव्यू। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले और इंटरव्यूज़, PhD और बार्क में जो भी मतलब अभी हमने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके लिए थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू के एक दिन पहले वहाँ पे कैसे इन्वायरमेंट वगैरह कैसे होता है, और इंटरव्यू से पहले कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो सब हम किसी वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।